सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के पुराने वर्षों के पेपर हैं उनको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। हमने 16, 17, 18, 19 पिछले 4 वर्षों के जो है वह प्रश्न पत्र हल कर लिए हैं। अब यह 5वां जो है यह आपका 2020 में जो प्रश्न पत्र हुआ था इसको हम लोग इस क्लास में पूरा हल करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और पहले खुद अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिएगा। उसके बाद तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा ही। तो इससे पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं, इस पेपर को पूरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है 125/64 के घन रूप का आधार है। मतलब कि 125/64 को अगर हम लोग घन के रूप में लिख दें तो उसका आधार क्या होगा। अब घन के रूप में मतलब क्यूब, इसके पावर में क्यूब कैसे लिख सकते हैं। 125 देखिए होता है 5 का क्यूब और 64 जो होता है वह होता है 4 का क्यूब। 64 4 का क्यूब होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5/4 का घन या क्यूब। ठीक है, तो 125/64 के घन का आधार पूछ रहा है। तो घन तो हो गया, अब इस घन का आधार क्या है 5/4 है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 5/4, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखा की संख्या होती है। तो कोई भी वृत्त है उस पे कोई एक बिंदु है, उस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उस पे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्यों? अब देखिए यह जो बिंदु है इससे मान लेते हैं स्पर्श रेखा हमने खींच दी, तो इस बिंदु से होकर, एक बिंदु से तो कई रेखाएं होके जा सकती हैं, एक बिंदु से कई रेखाएं होकर के जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और एक कंडीशन और होती है स्पर्श रेखा के लिए कि वह जो केंद्र से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है उससे वह लंबवत होता है, 90 अंश पे होता है। ठीक है, तो आप एक बिंदु, जिस बिंदु पे वह स्पर्श रेखा, इस बिंदु से तो कई रेखाएं आप खींच सकते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं, लेकिन आप स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे क्योंकि अगर आप दूसरी रेखाएं खींचेंगे तो वह छेदक रेखाएं हो जाएंगी जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी और उस पॉइंट से होके जाने वाली रेखा होगी। वृत्त को एक ही पॉइंट पे, केवल उसी पॉइंट पे कट करने वाली रेखा होगी, वह क्या होगी, वह होगी स्पर्श रेखा और वह केवल एक होगी। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, एटीएम का पूरा नाम है। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ऑप्शन जो है दा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक घनाकार बक्से की एक भुजा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है, बक्से का संपूर्ण पृष्ठ है। अब घनाकार है मतलब घन के आकार का है, मतलब क्यूब है। क्यूब में आपको पता होता है सभी भुजाएं जो बराबर होती है। एक भुजा यहाँ पे अगर दिया गया है तो आपको सभी भुजाएं पता चल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, और संपूर्ण पृष्ठ देखिए ऑप्शंस में किस यूनिट में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हर जगह दिया है। तो आपको भी कैलकुलेट जो है वह सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। तो भुजा जो यहाँ पे दिया गया है ए, वह दिया गया है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। अगर इसी को हम लोग केवल सेंटीमीटर में लिखें तो हो जाएगा 100-30 सेंटीमीटर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 सेंटीमीटर। और इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है क्यूब का, घन का। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ इसने पूछा है तो वह कितना होता है 6a स्क्वायर होता है। तो 6 गुणे a स्क्वायर यानी कि 130 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 130 गुणे 130 और यह बराबर हो जाएगा 6 गुणे 13 का गुणा 13 में होगा तो 169 और 2 शून्य। ठीक, अब 6 का गुणा कर लीजिए 169 में और दो जीरो लगा दीजिएगा तो 6 नवा 54 के 4 हासिल लगा 5, 6 चौक 36 और 5 41 हासिल लगा 4, 6 का 6 और 10 और 2 शून्य। तो ये कितना हो जाएगा 1,01,400। तो यहाँ पे आप देखिए 1,01,400 ऑप्शन आ में दिया गया है। तो यह हो जाएगा सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्यूब का। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड आप कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे।
यही क्वेश्चन दिया गया है, इसी का गुणनखंड करना है। तो पहले दो पदों में देखिए क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बचेगा एक्स क्यूब की जगह एक्स बच जाएगा, फिर प्लस 2x स्क्वायर में 2 बच जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 5 कॉमन मिल जाएगा, 5 कॉमन ले लीजिए तो 5x की जगह केवल x बचेगा, और 10 में से 5 निकालेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस टू दोनों जगह है, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचा हुआ है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है प्लस 5, तो ये हो जाएगा गुणनखंड। एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे सभी पांचों आपने देख लिए दोस्तों। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, log 625 बेस 5 बराबर 4 को घातांकीय रूप में लिखिए। तो log 625 बेस 5 दिया गया है और बराबर दिया गया है 4 के। तो घात में बदलते समय बेस को बेस ही रखते हैं, बराबर के इधर जो है इसे हम लोग घात में ले आते हैं, ठीक, और जो यहाँ सामने है उसे बराबर के इधर लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के घाते 4 बराबर 625। यही जो आ जाएगा यह इसका घातांकीय रूप आ जाएगा। जो लॉग में आपको दिया गया है वह घातांकीय रूप उसका यह होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 7 है, समुच्चय ए, जहाँ पे x इज सच दैट x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, जहां x विषम संख्या है। अब यहाँ पे जो समुच्चय a की बात यहाँ पे की गई है, समुच्चय a को देखिए लिखा गया, इसको आप समझिएगा, x इज सच दैट मतलब x ऐसा है कि x है छोटा या बराबर 5 के, और जहां x विषम संख्या है। तो दो कंडीशन दी गई है यहाँ पे, आपको एक समुच्चय बना लेना है। a समुच्चय कैसे आप बना लोगे, देखिए x ऐसा है कि वह 5 से छोटा है और विषम संख्या है। तो 5 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, शुरू होता है 1 से, एक विषम संख्या है तो 1 को लिख लेंगे, और 2 सम संख्या है तो 2 इसमें नहीं आएगा क्योंकि x जो है वह केवल विषम संख्याएं हैं और 5 से छोटी या 5 के बराबर संख्याएं हैं। ठीक, तो 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 सम संख्या, 4 नहीं लिखेंगे, फिर 5, यहाँ देखिए लेस देन और इक्वल टू लगा है, यह नीचे जो लेस देन साइन के बाद यहाँ जो नीचे यह लगा दिया गया है, इसका मतलब होता है बराबर भी आपको ले लेना है। तो 5 के बराबर या 5 से छोटी संख्याओं विषम संख्याओं को हम a में लिख लेंगे, और b भी हमको दिया गया है, और a इंटरसेक्शन b हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब a की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी ली, a की वैल्यू क्या हो गई, 1, 3 और 5, और b की वैल्यू जो आपको दी गई है दोस्तों, b की वैल्यू दी गई है 2, 3, 5 और 1। ठीक, अब a इंटरसेक्शन b में आपको क्या लिखना होता है, ऐसे पद लिखने होते हैं जो a और b दोनों में उपस्थित हों, a और b दोनों में उपस्थित हों। तो लिख लीजिए आप, देखिए एक जो है वह a में है, क्या यह b में है, तो हाँ b में भी है, तो एक को a यूनियन b वाले समुच्चय में लिखेंगे सेट में। ठीक, इसी प्रकार से 3 देखिए, क्या 3 a में है, क्या b में है 3, तो हाँ b 3 जो है वह b में भी है, और इसी तरीके से 5 को देखिए, तो 5 जो है वह a में भी है, b में है, तो a यूनियन b में लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपने सभी एलिमेंट्स को चेक कर लिया। ठीक है, किसी एक को चेक कर लीजिएगा, वह जैसे अगर यही आप b से चेक करते कि b में 2 है, a में है कि नहीं, तो a में 2 नहीं था तो 2 आप नहीं लिखते। कहीं एक से चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या कॉमन है दोनों में। तो a इंटरसेक्शन b इस प्रकार से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं, यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने ना आए हों तो काम करने वाले तथा काम ना करने वाले व्यक्तियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुल कारखाने में कितने व्यक्ति आते हैं, 200 व्यक्ति आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा कि किसी दिन 25 व्यक्ति नहीं आए हैं, तो काम करने वाले तथा काम ना करने वाले व्यक्तियों में अनुपात होगा। अब देखिए काम करने वाले जो काम करने आए हैं और बटे काम ना करने वाले व्यक्तियों का जो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो छुट्टी पे है, काम ना करने वाले। ठीक, तो काम करने वाले कितने हैं, 200
कुल व्यक्ति हैं जिसमें से 25 नहीं आए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, काम करने वाले 175 व्यक्ति हो जाएगा। काम ना करने वाले जो नहीं आए हैं वो हो जाएंगे, तो काम करने वाले हो गए 175 और काम ना करने वाले हो गए 25। अब 25 से काट दीजिए 175 को, तो ये हो जाएगा 7 बार में कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 7:1। ठीक, तो 7:1 हमको मिल जाएगा। जो काम करने वाले व्यक्ति हैं और जो ना काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें अनुपात कितना मिल जाएगा, 7:1 का। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, x² + 7x + 14 में x + 3 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। x² + 7x + 14 में हमें भाग देना है x + 3 से। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला जो है वह x², पहले पद को आप देखिए जिसमें आप भाग देने जा रहे हैं और जिससे भाग देने जा रहे हैं उसके पहले पद को देखिए। दोनों जिससे भाग देने जा रहे हैं उसका जो पहला पद है वह हम बराबर बनाते हैं जिसमें भाग देने जा रहे हैं उसके पद के। तो x + 3 में पहला पद जो है x, उसको हम किसके बराबर बनाएंगे, यहाँ पे जो पद है x² के। ठीक, इसके बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे, और x का जब गुणा करेंगे तो दोनों पदों से होगा। x का गुणा करेंगे x + 3 में और दोनों पदों में होगा, तो हो जाएगा x² + 3x। ठीक, अब इसके बाद हम चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं, मतलब घटाते हैं। जैसे यहाँ पे -x² होता तो +x² हो जाता, और यहाँ पे मान लेते हैं -3x होता तो यह कितना हो जाता, +3x हो जाता। अब चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए x² में से -x² जाएगा तो शून्य बचेगा। अब 7x में से घटेगा -3x, यहाँ पे घट रहा है तो ये कितना बच जाएगा, 4x यहाँ पे बच जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पे आ गया 4x और यहाँ पे ऊपर बचा है 14, तो इस 14 को उतार लेते हैं। अब फिर प्लस यहाँ पे देखिए x + 3 से हम भाग दे रहे हैं। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें बनाना है 4x, तो सीधे +4 से और हम गुणा कर देंगे x + 3 में, तो ये हो जाएगा 4x + 3 में गुणा होगा 4 का, तो हो जाएगा 12। अब देखिए घटा लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों चिन्ह प्लस है। 4x में से 4x घट जाएगा, फिर 14 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा 2। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं, जो भागफल है वह बराबर है x + 4 के, और जो शेषफल है, शेषफल मतलब जो बचा हुआ है यहाँ पे वह कितना है, 2 है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है P × 1 + R/100⁴ जहाँ पे A क्या है, A है चक्रवृद्धि मिश्रधन, P क्या है, मूलधन है, और R क्या है, रेट है, और N क्या है, समय है। ठीक, तो इसी प्रकार से सभी वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। A चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको निकालना है तो इसी को A लिख लेंगे, और P मूलधन हमको दिया गया है 5000 रख लेंगे, फिर प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया गया है 10 और बटे 100, और पावर कितनी है, जितना समय है उतना 3। ठीक, यहाँ देखिए 10/100, शून्य से शून्य कट जाएगा और A बराबर हो जाएगा 5000 गुणे, अब देखिए यहाँ 1/10 बचा है और हम हर बराबर करेंगे तो 10⁻1 हो जाएगा। 10 का गुणा यहाँ होगा क्योंकि यहाँ हर 1 था और पावर में है 3। ठीक, अब A बराबर कितना आ जाएगा, 5000 गुणे 10⁻1 11/10 के पावर 3 है, तो 11/10 का 3 बार गुणा। 10 का शून्य 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 कट जाएगा, 3 जीरो नीचे है, 3 जीरो ऊपर है, कट जाएगा। अब आप इसको गुणा करके ले आओगे तो 11 हम 121 होता है, और 121 का गुणा आप करोगे 11 में तो आता है 1331, और फिर 5 का गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6655। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, 2.5 अनुपाते x समानुपाते 1.25 अनुपाते 2.5। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समानुपात में आपको 4 संख्याएं दी गई हैं जिसमें से एक संख्या का मान नहीं पता है। यह समानुपात में कब होते हैं, जब 2.5 बटे x जो अनुपात में है उसको हम बटे में लिख लेंगे और समानुपात की जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और 1.25 फिर बटे 2.5। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तिर्यक गुणा हो जाएगा,
2.5 का गुणा 2.5 में हो जाएगा, x का गुणा किस में हो जाएगा 1.25 में। अब 2.5 का गुणा होगा 2.5 में, ऐसे ही रहने दीजिए। और x बराबर लिखना चाहें तो 2.5 गुणे 2.5 बटे 1.25। अब 1.25 से 2.5 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और x बराबर आ जाएगा 2.5 का गुणा होगा 2 में तो हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से सभी अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपने देख लिया। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए प्रश्न संख्या 12 है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC 140 अंश है तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। कोण BAC यानी कि यह कोण आपको बताना है, कोण BAC। ठीक है, तो इसको कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। यह जो ABCD है, मतलब ए बिंदु को देखिए आप, बी बिंदु को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए। यह एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और यह कोई आम चतुर्भुज नहीं है। इसकी जो चारों बिंदुएं हैं, चारों शीर्ष जो हैं, चारों वर्टेक्स हैं, यह वृत्त की परिधि पे स्थित हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके सम्मुख कोण जो होते हैं उनका योग जो होता है वह 180 अंश होता है। यानी कि अगर यहाँ पे हम इस पूरे कोण A की बात करें और पूरे कोण C की बात करें, इसका जो योग होगा वह 180 अंश होगा। और इसी प्रकार से यह जो कोण D है और यहाँ पे जो कोण B है, इसका योग कितना होगा 180 अंश होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही प्रमेय यहाँ पे लगाना है। देखिए जो यहाँ से कोण ADC धन कोण B का मान होगा वह कितना होगा 180 अंश और कोण ADC दिया है 140 अंश, तो कोण B का मान कितना हो जाएगा 40 अंश, कोण B हो जाएगा 40 अंश। और इसी प्रकार से अब यहाँ पे आप देखिए त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज देखिए आप, त्रिभुज ABC में, इसमें देखिए आप, यह अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। क्योंकि AB जो है वह व्यास है, क्योंकि AB व्यास क्यों है? क्योंकि यह केंद्र से होकर के जा रहा है और AB दोनों पॉइंट परिधि पे हैं, तो यह व्यास हो जाएगा। और अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वह समकोण होता है, यानी कि कोण C जो हो जाएगा, कोण C जो हो जाएगा वह 90 अंश का हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे आप, त्रिभुज ABC में ही आप देखिए आपको दो कोण पता चल गए हैं। यहाँ पे कोण B का मान आपको पता चल गया है 40 अंश और कोण C का मान आपको पता चल गया है 90 अंश। तो कोण A यह आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। त्रिभुज ABC में ही आप लिख सकते हैं कोण B धन कोण BCA धन कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। और कोण BAC आपका कितना आ जाएगा, कोण B 40 अंश है और कोण BCA यह 90 अंश है, तो 40 और 90 हो जाएगा 130 और 180 में से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 अंश आ जाएगा। तो इस प्रकार से बस आपको दो प्रमेय यहाँ पे पते होने चाहिए। यहाँ पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वह 180 अंश होते हैं उनका योग, और जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है वह 90 अंश का होता है। यह दो चीजें अगर आपको पता होती तो आप यह प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर लेते। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है। नीचे दी गई सारणी में 50 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिया गया है, इसके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसी तरीके का प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है। तो मैंने आपको पिछले 2 वर्षों में भी यह प्रश्न कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और मैं बता भी देता हूं एक बार जल्दी से आपको। तो समांतर माध्य जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। ठीक है, सारणी बनाते हैं और सारणी आप देख लीजिए किस प्रकार से बनती है। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं। हमें भार दिया गया है और शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, शिक्षार्थियों की संख्या। अब यह संख्या क्या है, यह बारंबारता है और भार क्या है, x है। तो f इंटू एक्स भी हम निकाल लेते हैं। भार देखिए दिया गया है 40, 42, 43, 44 और 45 दिया गया है। ठीक, अब शिक्षार्थियों की संख्या 40 किलोग्राम वाले कितने हैं, 4 हैं, फिर 42 के 12 हैं,
43 के 18 हैं, 44 के 10 हैं और 45 के 6 हैं। अब गुणा करा लीजिए, f इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ये आ जाएगा 504 आ जाएगा और ये आ जाएगा 774 आ जाएगा और ये आ जाएगा 440 और यह आ जाएगा 270। बस दोनों का हम गुणा करा ले रहे हैं और यहाँ लिख ले रहे हैं। अब इसी का योग हमको चाहिए होता है फॉर्मूले में। सिग्मा एफ आपको दिया ही गया है, 50 शिक्षार्थियों की संख्या है और सिग्मा एफ एक्स आप निकाल लीजिए तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 2148। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा लीजिए। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो रख दीजिए 2148 बटे 50, तो इसे काटेंगे आप तो ये आएगा कितना, 42.96। तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बहुत ही आसानी से आप हल कर लोगे इसको। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त है, ध्यान से देखिए आप, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त में जीवा है, वृत्त में क्या है, जीवा है और जीवा की लंबाई किसके बराबर है, जीवा की जो लंबाई है वह त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, जीवा की जो लंबाई है वह त्रिज्या के बराबर है, यानी कि यह r है, यह r है तो यह भी r है। ठीक, अब बोल रहा है कि लघु वृत्त खंड में आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए लघु वृत्त खंड में बना कोण कौन सा होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब जो ये जीवा AB है, AB नाम दे देते हैं इस जीवा, एक AB अगर आप देखिए तो यह एक वृत्तखंड इसके द्वारा काटा जा रहा है, तो यह बड़ा वृत्तखंड है और यह जो AB है नीचे वाला यह छोटा वृत्तखंड है। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि छोटे वृत्तखंड में जो AB जीवा के द्वारा कोण बनाया जा रहा है, ठीक है, वह कितना होगा। AB जीवा के द्वारा लघु वृत्तखंड में आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब इसे आप कैसे निकाल सकते हैं, इसे आप निकाल सकते हैं, आपने एक प्रमेय पढ़ा है कि वृत्त पे केंद्र पे जो आंतरिक कोण होता है, केंद्र पे जो बना किसी जीवा के द्वारा केंद्र पे बना जो कोण होता है वह परिधि पे बने कोण का दूना होता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से आपने प्रमेय पढ़ा होगा तो इस प्रकार से देखा होगा कि बड़े वृत्तखंड का कोण दिखाते हैं, तो बड़े वृत्तखंड का कोण दिखाते हैं तो ये कोण और इस कोण में संबंध दिखाते हैं। लेकिन अब हमें छोटे वृत्तखंड का दिखाना है, तो छोटे वृत्तखंड के लिए कहाँ से हम दिखाएंगे, छोटे वृत्तखंड में जो केंद्र पे कोण बन रहा है उसके बाद जो कोण छूटा हुआ है, यह जो बड़ा वाला कोण है, यह दूना होगा इस कोण के। ठीक है, तो यही यहाँ पे देखिए लिखा गया है। समबाहु त्रिभुज है, तो देखिए सबसे पहले तो त्रिभुज AOB जो है यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण जो होते हैं वह 60 अंश के होते हैं। तो यह तीनों कोण कितने हो गए, 60-60 अंश के हो गए। अब जब यह कोण आपको 60 अंश पता चल गया तो एक बिंदु पे कितना बनता है, एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है, तो बचा हुआ कोण कितने अंश का हो जाएगा, यह 300 अंश का हो जाएगा। और यह 300 अंश जो है, यह कोण जो है यह किसका दुगना है, इस कोण का। अगर इसको हम मान लेते हैं P पॉइंट नाम दें तो कोण APB जो है वह आधा होगा किसके, कोण 360 में से पहले आप घटा लीजिए इस कोण को, कोण AOB, कोण AOB। ठीक है, इस प्रकार से यह आपको समझ में आ रहा होगा। कोण APB, यह जो कोण है छोटे वृत्तखंड में बना जो कोण है वह किसका आधा होगा, इस कोण का आधा होगा। यह कोण कितना होगा, यह कोण होगा 360 माइनस इस कोण के। ठीक है, कोण AOB के। ठीक, तो लिख लीजिए 1/2 360 माइनस 60 अंश, तो कोण ये कितना आ जाएगा, 1/2 गुणे 300 अंश यानी कि 150 अंश। तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा, कोण APB का मान कितना आ जाएगा, 150 अंश आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है। यहाँ पे 15 में दो प्रश्न है, दोनों को सरल करना है। पहला है देखिए 2 के घाते ऋण 2, ऋण ब्रैकेट ऋण में है 2 के घाते ऋण 3 और ऋण फिर छोटे ब्रैकेट में है 2 के घाते ऋण 2 और फिर ऋण 3 के घाते ऋण 2। इसी को हल करना है, तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। अब देखिए यही आपको दिया है, इसी को सरल करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट्स
और बहुत सारे माइनस देख कर आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए कि घात में अगर माइनस होता है, a के पावर अगर -n है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/a के पावर n। ठीक है, इसको इतना लिखा जा सकता है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सबसे पहले कहीं भी अगर छोटा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है और आप इसको बहुत ही आसानी से करेंगे। तो देखिए 2 के घाते ऋण 2 माइनस, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए छोटे ब्रैकेट में, ठीक, 2 के घाते ऋण 2 और -2 के घाते -3, फिर ऋण है। और अब छोटे ब्रैकेट में जो चीजें हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 2 के घाते ऋण 2 है तो इसे कितना लिख सकते हैं, 1/2 के घाते 2। ठीक है, जो ऋण में है उसको अगर हम बटे में लिख दें, अगर घात ऋणात्मक है तो 1 के बटे में अगर हम लिख देते हैं तो घात धनात्मक हो जाती है। ठीक, इसी प्रकार से इसको कितना लिख सकते हैं, 1/3 के घाते 2। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देख 2 के घाते ऋण 2 माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस, अब इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 के घाते ऋण 3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 के घाते 3। ठीक, इसको भी हमने लिख दिया। अब यहाँ छोटे ब्रैकेट में देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/4 ऋण 1/9। फिर आगे सॉल्व करिए, 2 के घाते ऋण 2 माइनस, फिर इसको कितना लिख सकते हैं, 2 के घाते 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ पे हर बराबर कर लीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 का गुणा यहाँ ऊपर होगा। ठीक, और यहाँ से फिर यहाँ 9 था, अब यहाँ पे 4 का गुणा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2 के घाते ऋण 2 माइनस मझला ब्रैकेट माइनस 1/8, फिर माइनस, अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो ऊपर देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5/36 बचेगा यहाँ पे। तो अब हम इसका गुणा कर देंगे, माइनस का गुणा कर देंगे तो ये -5/36 हो जाएगा। ठीक है, फिर से अब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, अब मझला ब्रैकेट बचा हुआ है। अब 2 के घाते ऋण 2 माइनस, अब देखिए फिर से हर समान कर लीजिए, तो फिर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, 72 से फिर 8 9 72 तो -9 हो जाएगा और 36 दूनी 72 होगा तो ये -2 का गुणा हो जाएगा इसमें। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2 के घाते ऋण 2 माइनस, अब ऊपर देखिए कितना होगा, -9 -10 कितना हो जाएगा, -19/72 और इस माइनस का गुणा होगा तो -19 + 19 हो जाएगा, तो +19/72। ठीक, अब इसको भी चेंज कर लीजिए, 2 के घाते ऋण 2 को कितना लिख सकते हैं, 1/2 के घाते 2 यानी कि 4, फिर धन 19/72। अब दोनों का हर समान कर लीजिए तो ये कितना आएगा, एलसीएम 72 ही आएगा और ये कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। ठीक, तो 18 और 72 ही था इसका, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 19 ही रहेगा। 18 और 19 कितना हो जाएगा, 37/72। यही उत्तर हो जाएगा आपका, सरलतम रूप यही हो जाएगा। ठीक, 37/72। ठीक, ये तो आपने पहला देख लिया। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, 2 के घाते 5 गुणे 16 के घाते ऋण 2 और भाग में है 2 के घाते ऋण 3। तो 2 के घाते 5 गुणे 16, अब देखिए सब चीज 2 के घात में दिख रही है तो इसको 16 को भी 2 के घात में बना लीजिए। तो 16 को लिख सकते हैं 2 के घाते 4, फिर घात में है ऋण 2, फिर भाग है 2 के घाते ऋण 3 का। अब 2 के घाते 5 गुणे, अब देखिए अगर a के पावर m है और उसके पावर n है तो ये कितना हो जाता है, a के पावर में m × n हो जाता है, यानी कि यह हो जाएगा 2 के घात में 4 गुणे ऋण 2 यानी कि ऋण 8, फिर भागा 2 के घाते ऋण 3। अब 2 के घात में 5 है और गुणा हो रहा है 2 के घाते ऋण 8 में और 2 के घाते, अब भाग है तो इसे बटे में लिख सकते हैं 2 के घाते ऋण 3 को। ठीक है, अब 2 के घाते 5 गुणे, अब यह जो 2 के घाते ऋण 3 है इसको इस प्रकार से लिखिए, देखिए a के पावर m होता है और a के पावर n अगर होता है बटे में तो ये कितना हो जाता है, a के पावर m - n हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह भी होगा, 2 के घात में ऋण 8 माइनस ऋण 3 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, यह आएगा 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते ऋण 8 और धन 3, तो ये हो जाएगा 2 के घाते 5 गुणे 2 के घात में है ऋण 8 धन 3 यानी कि ऋण 5। अब देखिए समान आधार के साथ गुणा हो रहा है, जब a के पावर m हो और इंटू a के पावर n हो तो ये कितना हो जाता है, a के पावर m + n, तो यही यहाँ पे होगा a के पावर 2 के पावर 5 धन ऋण 5 तो 5 और ऋण 5
जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या के 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या के घात में आप 0 लगा देंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, इस प्रकार से यह दोनों आपने सरल कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। एक टेलीविजन सेट का मूल्य 15,625 रुपए है। यदि उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% घटता है, यह विशेष ध्यान रखना आपको, तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। यह आपसे पूछ रहा है। एक टेलीविजन सेट मतलब एक टीवी का जो दाम है प्रेजेंट में वह दे रखा है 15,625 रुपए, और बता रहा कि 8% हर साल घट जाता है, तो 3 साल में कितनी गिरावट आएगी यह आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए कि फॉर्मूला क्या लगेगा। जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने जाते हैं तो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। लेकिन ये होता है जब ब्याज आपको मिश्रधन जो होता है वह आपका बढ़ता है, मूलधन से ज्यादा होता है मिश्रधन। इस तरीके से आप समझिए कि यह ब्याज बढ़ के उस धन को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 8% की गिरावट हो रही है, यानी कि रेट जो है आपका वह नेगेटिव में है। तो आर के आगे जो प्लस है वह क्या हो जाएगा, पहले से ही माइनस हो जाएगा। यह फॉर्मूला आपका लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। ए बराबर हो जाएगा, पी है 15,625 और 1 माइनस आर है 8/100 टू द पावर 3। ठीक, अब देखिए 15,625 है और इसे 4 से काट दीजिए तो ऊपर आएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 25। ठीक, तो अब इसे यहाँ पे 25 आप लोग एलसीएम ले लीजिए, तो 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23 के घाते 3। ठीक, तो इस तरीके से 23/25 का 3 बार गुणा होगा 15,625 में, और 25 से आप काटोगे, 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625 होता है। ठीक है, और यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 का 3 बार गुणा होगा तो वैल्यू आ जाएगी 12,167। ठीक है, यह गलत यहाँ पे लिखा है, यह आ जाएगा 12,167। यह वैल्यू आ जाएगी, 23 का 3 बार आप गुणा करिएगा। अब इसके बाद यह जो आ जाएगा यह मूल्य आ जाएगा, मिश्रधन आता है ना, तो यह मूल्य आ जाएगा 3 साल बाद क्या मूल्य होगा टीवी का। ठीक, अब अगर आपको गिरावट दिखानी है तो गिरावट दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल दाम था 15,625 उसमें से 3 साल के बाद जो दाम होगा उससे घटा दीजिए, तो गिरावट आपको मिल जाएगी। कितना आ जाएगा, 3458, यानी 3458 रुपए यह गिरावट आ जाएगा। और गिरावट के बाद मूल्य कितना होगा, वही जो यहाँ पे हमें मिश्रधन प्राप्त हुआ है 12,167 रुपए 3 साल के बाद गिरावट के बाद मूल्य हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। बस सूत्र में आप ऋण रख दीजिएगा, अगर गिरावट दिया रहेगा कहीं पे किसी चीज का दाम घट रहा है तो वहां पे नेगेटिव लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। एक लोहे का घनाभ दिया गया है, घनाभ के आकार का एक गुटका दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है आपको, और इसमें से कट कर करके हमें गुटके निकालने हैं, उसका भी साइज दिया गया है। तो पूछ रहा है कि कितने गुटके निकलेंगे। तो देखिए गुटके जो निकलेंगे वह जो बड़ा जो घनाभ होगा इसी के आयतन में से निकलेंगे, इसी के बड़े वाले जो गुटका है इसी के आयतन में से छोटे छोटे गुटके काट के निकाले जाएंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि छोटे गुटके का आयतन कितना होगा, छोटा गुटका कितना एरिया निकलेगा एक बार कट करने पे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग कई गुटके निकाल लेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से कई गुटके निकलेंगे। तो पहले जो लोहे का घनाभ है, लोहे का जो घनाभ है उसका आयतन हम निकाल लेते हैं। लोहे का घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जो बड़ा घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 75, 15 और 5। ठीक, तो ये गुणा कर लेंगे आप। ठीक, इसी तरीके से अभी रखे रहिए। इसी तरीके से छोटे गुटके का आयतन कितना हो जाएगा, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है उसका गुणा कर लीजिए। और अब टुकड़ों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो बड़े घनाभ का आयतन और बटे छोटे टुकड़े का आयतन से आप भाग दे दीजिए। बड़े गुटके के आयतन में छोटे गुटके के आयतन से आप भाग दे देंगे तो आपको
मिल जाएगा कितने गुटके बनेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 से 15 कट जाएगा और फिर इसके बाद 3 से 75 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा और 25 का गुणा 5 में होगा तो यह आ जाएगा 125। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे 125 गुटके निकलेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है 15x के घाते 4 धन 3x स्क्वायर माइनस 18 का गुणनखंड कीजिए। तो जिस प्रकार से जैसे मान लेते हैं a y के पावर 4 लिखा हो प्लस b y स्क्वायर प्लस c लिखा हो, इस प्रकार से लिखा हो, या a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इस प्रकार से लिखा हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बस x की घात 4 कर दी गई है और x स्क्वायर जहां रहता है वहां पे देखिए x के पावर 4 आ रहा है और जहां x आता है वहां x के पावर 2 आ रहा है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मली करते हैं गुणनखंड वैसे करिए। a और b को आप निकालिए। सबसे पहले a का मान यहाँ कितना है 15 है और b का मान है 3 और c का मान है -18। तो ac आप निकालिए, ac कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 15 का गुणा -18 में होगा तो 150 और 120 ये कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, -270। ये AC आ गया -270। इसी प्रकार से आपको कितना इसको तोड़ना है 3x को 3 को इस प्रकार से तोड़ना है आपको कि गुणा करें तो -270 आए और जोड़े तो 3 ही आए। तो साफ साफ यही आपको दिख रहा है कि 15 और -18 यानी कि 18 और 15 में तोड़ लोगे आप तो सीधे सीधे आपको मिल जाएगा, यानी कि 15x के घाते 4 और धन 3x स्क्वायर माइनस 18 को हम क्या लिख सकते हैं 15x के घाते 4 धन 18x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर माइनस 18। ठीक, यही आप लिख लोगे। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, देखिए x की घात यहाँ 4 है, यहाँ x की घात 2 है, तो x की घात 2 कम से कम हमें कॉमन मिल रहा है और यहाँ 15 है और यहाँ 18 है और दोनों ही 3 के गुणक हैं तो 3 यहाँ कॉमन मिल जाएगा तो हो जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस यहाँ x स्क्वायर चला गया है और 3 से भाग दे दीजिए, कितना बचा है 6 बचा है। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस सबसे पहले और x दोनों जगह नहीं है और 3 है तो 5x स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस जो है वह कॉमन आ चुका है। अब देखिए 5x स्क्वायर प्लस 6 दोनों जगह है तो यहाँ कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे दोनों में 3 है तो 3 और हम बाहर निकाल सकते हैं तो 5x स्क्वायर प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 3। ठीक, अब इसी को आगे एक्सटेंड करके इस प्रकार से x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको इतना भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर को x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इस तरीके से पूरा जो गुणनखंड हो जाएगा वह हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में 5x स्क्वायर प्लस 6 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में फिर x माइनस 1। तो इस प्रकार से अगर घातें बढ़ के भी आ जाती हैं तो आपको डरना नहीं है। जो बेसिक रूल मैंने आपको बताया है किस प्रकार से कंपेयर करके और किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो चैप्टर में देख लीजिए, आपका डर जो है वह खत्म हो जाएगा। मैंने क्लासेस ली हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको चीजें बताई हैं मैंने। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है 18 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। जहां कहीं कोई भी दिक्कत आ रही होगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपकी सभी क्लासेस को हमने कंप्लीट कर लिया है, जितनी क्लासेस हैं सभी क्लासेस को, जितने पेपर हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, सीरीज आपकी राजन सीरीज और पवन सीरीज भी मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, और अभी हम लोग मास्टर क्लास भी लेके आएंगे, फॉर्मूले की भी क्लास लेकर के आएंगे, सारा कुछ आपको मिलेगा। और इस वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, अधिक से अधिक सभी दोस्तों में शेयर करिए। अपने सभी महत्वपूर्ण 5 जो आपके सबसे खास 5 मित्र हैं उनमें जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए। और अपने 3rd सेमेस्टर की तैयारी को लेकर के अगर आप बहुत सीरियस हैं और बहुत अच्छा नंबर आप लेकर के आना चाहते हैं तो आप सबसे बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं हमारे ऐप से।
ऐप पे आपको यह सभी क्लासेस मिलेंगी। मास्टर क्लासेस पहले अपलोड की जा चुकी हैं और सभी नोट्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, और सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। और ऐप में कोई किसी प्रकार का प्रचार नहीं आएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो सारी चीजें जो भी आपको वहाँ दिक्कतें होती हैं हमारे द्वारा डायरेक्ट सुनी जाती हैं। तो आप सबसे बेहतर होगा कि ऐप में 3rd सेमेस्टर कोर्स में इनरोल कर लें और वहां से पढ़ाई करें। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप सीधे प्ले स्टोर पे टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करके भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी बाकी जो विषय पढ़ाए गए हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। सभी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में दिया गया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।